चलो ठीक है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मास्क कोई भी नहीं उतारेगा मुँह से। अब सब बैठ जाए, खड़ा किसी नहीं होगा। तालियां नहीं बजाने। कुर्सी ले आए। ये कुर्सियाँ देना है 2-3। कहाँ है अपना मकबूल? कुर्सियाँ देना यहाँ पे। वो जाकिर भाई इधर दे दें इस तरफ। जुनैद को बैठाओ। मास्क पहन लो जी, इजाज़त है। खलीफा तो है ना। वो आरिफ भट्टी साहब बैठे हुए हैं जो कि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये पहले एमक्यूएम के अंदर एमपीए होते थे और इनके साथ साथ और सीनियर मेंबर्स बाकी पार्टियों के, जिसमें इफ्तिखार जैदी साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, और इसके साथ साथ यूसी चेयरमैन रह चुके हैं ज़िया अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक भी एमक्यूएम से है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे साथी आप देख रहे हैं कि जो कि हमारे साथ यहाँ पे बैठे हैं, जिनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट से भी है। यूसी के ज़िम्मेदारान भी यहाँ पर हैं जो कि बैठे हुए हैं। हम सबसे पहले इनको खुशामदीद करते हैं अपनी पार्टी के अंदर, हम इनको वेलकम करते हैं पीटीआई के अंदर। और उसके साथ साथ ये मैसेज बाकी तमाम लोगों को भी ये मैसेज जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पार्टी के अंदर जॉइनिंग का सिलसिला जो एक शुरू हो चुका है, जो कि ऑलरेडी चल रहा है, उसको हम और तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं बहुत सारी अलग अलग सियासी जमातों में, जहाँ पे आप देखते हैं कि अच्छे लोग मौजूद हैं और जिनका किरदार अपनी जमातों के अंदर अच्छा रहा है, लेकिन जाहिर है कि अपनी पार्टी की पॉलिसी से वो मुतमईन नहीं है, अपने पार्टी के किरदार से मुतमईन नहीं होंगे, जिसकी बुनियाद के ऊपर आज वो तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत कर रहे हैं। तो हम अपने तमाम साथियों को वेलकम करते हैं पीटीआई के अंदर और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से पीटीआई के अंदर हमारे बाकी जितने मेंबर्स ईमानदारी के साथ, नेक नियति के साथ और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, ये अपना हिस्सा भी पीटीआई के अंदर डालेंगे और पीटीआई को आगे ले जाने के अंदर अपना किरदार अदा करेंगे। उसके साथ साथ मैं आज बात करना चाहूँगा बाकी मामलात के ऊपर, जिसमें ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हम देख रहे हैं वो कोविड के मामलात देख रहे हैं कि एक दफ़ा वापस जो है मुल्क भर के अंदर कोरोना के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और ये समझें कि एक जो सेकंड वेव जो अभी इस वक्त शुरू हुई है कोविड की, वो कि जो कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा उसके केसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। और हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमने देखा कि पूरे शहर बंद किए जा रहे हैं। जैसे कि लंदन के बारे में आप कह लें, सिर्फ लंदन ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी यूरोप में ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको मुकम्मल तौर पे बंद किया जा रहा है। इंडिया अगर हमारे पड़ोस में देख लें, बांग्लादेश देख लें, वहाँ पे भी कोरोना के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन हम एक तमाशा देख रहे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर लगा हुआ है, और वो तमाशा का जो मकसद है, वो तमाशा जो आजकल लगा हुआ है, उसका मकसद सिर्फ ये है कि लोग मरते हैं तो भले मरें, लोगों को कोरोना हो तो भले कोरोना हो, लेकिन इनकी सियासत जो है वो जारी रहनी चाहिए। ये अपने लूटे हुए पैसे जो इन्होंने मुल्क का पैसा, जो कौम का पैसा लूटा है, वो जायदाद बचाने के लिए, एनआरओ हासिल करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि जलसे किए जा रहे हैं, जलूस किए जा रहे हैं। एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट, जिनकी कश्मीर में आज उनकी जिनकी गवर्नमेंट है, वो कश्मीर में उन्होंने अनाउंस किया है, आज़ाद कश्मीर में, कि 2 हफ्ते के लिए स्मार्ट लॉकडाउन रहेगा या मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीडीएम का दूसरा हिस्सा, एक जो है पीएमएलएन और दूसरा जो है पीपल्स पार्टी, हम ये देखते हैं कि सूबे सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीडीएम के तहत जो है वो वहाँ पर जलसा कर रहे हैं। और एक तरफ सूबे सिंध में जहाँ पे इनकी हुकूमत है, वो कराची के अंदर इन्होंने 4 ज़िलों के अंदर जो है वो लॉकडाउन लगा दिया है। रेस्टोरेंट्स बंद किए जा रहे हैं, लोगों की शादियों को कैंसिल किया जा रहा है, स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी तकरीबात पे पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के अंदर, कराची शहर के अंदर पाबंदी लगा रही है, और इसी तरीके से पीएमएलएन कश्मीर में लगा रही है। लेकिन पेशावर के अंदर ये जलसा करना चाहते हैं। वो शहर पेशावर जिसके अंदर आज जो पॉजिटिविटी रेट है वो
39 वहाँ पर चल रहा है पॉजिटिविटी रेट कोरोना का, जहाँ पे 202 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि इस वक्त बिल्कुल क्रिटिकल हैं, लेकिन इनको वहाँ पर अपनी सियासत चमकानी है। जो मुझे मसला सबसे बड़ा नज़र आ रहा है वो मसला यही है कि ये पाकिस्तान की जो 2 नंबर सियासी जमातें हैं, ख़ास तौर पे ये 2 सियासी जमातें, जो 2 नंबर सियासी जमातें PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये बौखलाहट का शिकार हैं। ये परेशान हैं कि दुनिया के अंदर आज वज़ीर आज़म इमरान खान की इतनी तारीफ़ें क्यों हो रही हैं। ये परेशान हैं कि पूरी दुनिया जो है वज़ीर आज़म इमरान खान की जो पॉलिसीज़ हैं रिगार्डिंग कोविड वो क्यों इतनी मकबूल होती जा रही हैं। ये परेशान हैं कि पूरी दुनिया के अंदर आज क्यों वो प्रोसीजर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वो सारे प्रोसीजर्स इख्तियार करने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान में किए गए हैं। और पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मकबूल तरीन मुल्क है जिसने कोविड का जो है मुकाबला किया और कोविड का तकरीबन ख़ात्मा किया। सो मेरी नज़र के अंदर ये दोनों 2 नंबर सियासी जमातें इस वक्त इस बात से परेशान है कि इमरान खान की हुकूमत इतनी आगे क्यों निकल रही है, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर क्यों हो रही है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बेहतर क्यों हो रही है। ये चाहते नहीं हैं, असल में ये चाहते नहीं कि पाकिस्तान मकबूल हो, पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतर हो। ये दोनों सियासी जमातें बैठकर मुल्क को लूटना चाहते हैं, मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। और ये जानते भी हैं, मज़े की बात बहुत अच्छी तरह, कि पेशावर में आज जहाँ पर इनका जलसा है, जहाँ पर ये समझ रहे हैं कि पेशावर के लोग इनके साथ खड़े हैं। 2013 के अंदर 4 में से 4 सीटें पेशावर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी। 2018 के अंदर जब इलेक्शन हुआ तो 5 में से 5 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर में जीती। तो ये अब वहाँ पर क्या तीर मार लेंगे, ऐसा इन्होंने क्या कमाल कर दिया। तो जो सबसे बड़ी वजह जो मुझे नज़र आ रही है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मकबूलियत की जो है वजह नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ये परेशान हैं। और मौलाना साहब वो तो जनाब आला वो तो कोरोना के जो हैं वो सफ़ीर बने बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के बाल ठाकरे मौलाना फजल रहमान वो कोरोना के डिस्ट्रीब्यूटर बने बैठे हुए हैं। ख़ुद ये जितने भी इनके सफ़ीर हैं कोरोना के, ये तो बैठे होंगे 40 फुट 50 फुट के स्टेज के ऊपर और साथ में इन्होंने मास्क भी पहने होंगे, लेकिन अवाम को वहाँ पर ये छोड़ देंगे मरने के लिए। मैं समझता हूँ कि PDM के जितने भी ये ज़िम्मेदारान हैं, जो इनके ये 12 सियासी जमातों का जो अचार है, ये इनके लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है। इनको शर्म आनी चाहिए। इनके घर वाले मेरी समझ से बाहर है कि इनसे सवाल नहीं करते, इनके बच्चे इनसे सवाल नहीं करते। ये कर क्या रहे हैं मुल्क के अंदर, ये मुल्क के अंदर तबाही क्यों कर रहे हैं। जिस तरीके से मुल्क में करप्शन के ऊपर बच्चों को आज तालीम दी जा रही है, आप देखिएगा कि ये 12 सियासी जमातों को जो अचार और इनके जो 2 बड़े लीडरान जो हैं 2 जमातों के, इनके बारे में भी किताबें लिखी जाएंगी कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी ने और किस तरीके से PMLN ने इस मुल्क को तबाही की तरफ लेकर गए हैं। मौलाना फजल रहमान, उनके लिए तो मुझे इस बात का यकीन है, अगर आज उनको कश्मीर कमेटी का अगर मेरे ख्याल से चेयरमैनशिप दे दी जाए, उनको हेड बना दिया जाए, तो वो कल ही उनके तमाम जलसे जलूस और उनके एहतजाज जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उनको उन सारी मराद की ज़रूरत है जो उनसे ले ली गई है। जो घर थे, जो गाड़ियाँ उनको मिली हुई थी, जो सिक्योरिटी उनको मिली हुई थी और बाकी जितने प्रिविलेजेस उनको मिल रहे थे, जिस दिन से मौलाना साहब से वो कमेटी वापस ली गई है, क्योंकि इन साहब ने अपने दौर के अंदर कश्मीर के लिए तो कुछ किया नहीं, कुछ कर नहीं सके, तो आज रोना धोना जो है उनका सारा वो लगा हुआ है। पीपल्स पार्टी का आलम यह है कि वो सुनने में आया है कि 26 तारीख को लड़काना के अंदर जलसा कर रहे हैं और जलसा करेंगे मालूम नहीं किसके खिलाफ। हार तो इनकी जो है वो मौलाना फजल रहमान से हुई थी, जो अपनी यूनियन काउंसिल जो है ना वो भी नहीं वो जीत सके थे। सूबे सिंध के अंदर अगर हम हालात बात कर लें, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं वो ऐसे हालात हैं कि अगर आपको पता चल जाए कि करप्शन किस हद तक पहुंची हुई है, किस तरीके से लूटमार सूबे सिंध के अंदर चल रही है, ये सारी बातें बिलावल जाके तो अपने जलसों में बताते नहीं हैं, इसका जिक्र नहीं करते हैं। किस तरीके से RBOD के ऊपर कोई 4 अरब 48 करोड़ रुपए की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 4 अरब 48 करोड़ रुपए की तहकीकात चल रही है RBOD की कंस्ट्रक्शन के ऊपर, कि किस तरीके से पैसे को लूटा गया है। उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं थे, बगैर टेंडरिंग प्रोसेस के जो वो टेंडर्स दे दिए गए हैं।
अगर किताबें जाके आप खोलेंगे ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की, तो वो किताबें जो हैं वो आपको इनकी करप्शन की, इनकी बेज़ाब्तियों की, इनके नालायकियों से भरी हुई मिलेंगी। हाल सूबे सिंध के अंदर यह है कि अवाम के पास पीने का पानी नहीं है, और बिलावल जरदारी जो है वो अभी तक गिलगित के अंदर बैठे हुए, गिलगित में बैठ के रोना डाला हुआ है कि मुझे जीत दे दो, मुझे वोट दे दो, वापस गिनती करा दो। बच्चा बड़ा ही नहीं होके दे रहा है, बच्चे को बात ही नहीं समझ में आ रही है कि इलेक्शन हार गया है, बुरा हाल हो गया है, बुरी तरह उसकी हार हुई है, वो बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है। तो उस बच्चे को गिलगित से वापस बुलाया जाए, बिलावल बच्चे को सूबे सिंध में। यहाँ पे अवाम की जो चीखें निकली हुई हैं, अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। वो जी इनके एडवाइज़र की तरफ से कहा गया, जो सन कोटे पे आए, वो कहते हैं कि 700 अरब रुपए जो ना हमने कराची शहर के लिए अलग कर दिए, जो कि हम खर्च करेंगे। पूरा पाकिस्तान ढूंढ रहा है कि वो मुर्तज़ा वहाब ने जो 700 अरब रुपए कहा था कि हम खर्च कर रहे हैं, वो पैसे कहाँ हैं। जिस दिन से बारिशें हुई हैं, जो इमरजेंसी फ़ंड रिलीज़ हुआ, वो आज तक नहीं पता चला कि वो सूबे सिंध की कौन सी गलियों में, कौन से मोहल्लों में खर्च हुआ। वो सारा पैसा करप्शन की नज़र हो गया। किसी को नहीं मालूम कि वो पैसा गया कहाँ। ऐलान किया गया कि जनाब हम कराची की सड़कों पे बसें लेकर आएंगे, हम कराची के ट्रांसपोर्ट को निज़ाम को हम बेहतर करेंगे, बिलावल कहे। अभी वो ब्लूमबर्ग की पिछले दिनों रिपोर्ट आई है कि पूरी दुनिया के अंदर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कराची शहर का बदतरीन है, पूरी दुनिया के अंदर। एक सर्वे और आया जनाब कि पूरी दुनिया का गंदा तरीन शहर जो है वो कराची शहर है। वो एक सर्वे कुछ टाइम पहले और आया था कि पूरी दुनिया के अंदर एक शहर है जिसका नाम कराची है, जहाँ पे लोगों के पास पीने का पानी मुयस्सर नहीं, और जो मिलता है वो भी पीने के काबिल नहीं है। एक तरफ आलम हम ये देखते हैं बिलावल का, दूसरी तरफ वो देखते हैं मरियम बीबी नानी, वो भी सटिया गई हैं। मरियम भी एक तरफ सटियाई बैठी हुई हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम इलेक्शन कैसे हार गए गिलगित का। मरियम तो इस बात की परेशानी में, उसको तो खुशी थी कि बिलावल भी मेरे साथ था। मरियम के सीधे हाथ पे बिलावल, मरियम के उल्टे हाथ पे मौलाना, फिर भी इलेक्शन वो हार गए। इलेक्शन आप इस वजह से हारे हैं कि आपका बयानिया जो है वो फेल हो गया है। आपने आवाम के सामने जो बयानिया फ़ौज के ख़िलाफ़ रखा वो फेल हो गया। आपने बयानिया आवाम के सामने जो एंटी पाकिस्तान रखा वो फेल हो गया। लोगों ने मरियम बीबी आपको मुस्तरद कर दिया, बिलावल जरदारी लोगों ने आपको गिलगित में मुस्तरद कर दिया। आप क्या समझ रहे थे कि कोई जाहिलों के इलाकों में आप गए? गिलगित बल्दिस्तान में बच्चा बच्चा पढ़ा लिखा है, वहाँ की बच्चियाँ पढ़ी लिखी हैं, वहाँ के बुज़ुर्ग पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे हर शख्स पढ़ने का ख्वाहिशमंद है। गिलगित के बच्चे गिलगित से ट्रैवल करके मुल्क के अलग अलग शहरों में आते हैं तालीम हासिल करने के लिए। आज अगर मैं समझता हूँ रेशियो देखा जाए तो शायद पाकिस्तान में गिलगित भी एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं। सो आपके साथ जो सबसे बड़ा खेल हुआ है वो ये हुआ है कि आप लोग चले गए गलत जगह इलेक्शन लड़ने के लिए। गिलगित के लोगों ने तो आपका हाल देखा हुआ है, क्या आपका हाल क्या है। सो मरियम बीबी जो हैं वो सटिया गई हैं, वो प्राइम मिनिस्टर की मकबूलियत की वजह से सटिया गई हैं, वो प्राइम मिनिस्टर की कामयाबी की वजह से सटिया गई हैं, और इतना सटियाई हैं नानी अम्मा कि अब वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है बातें करना उन्होंने शुरू कर दी हैं। अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान की पूरी कौम आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ खड़ी हुई है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की पॉलिसीज़ के साथ खड़ी हुई है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के जो इनिशिएटिव्स हैं गरीबों के लिए उसके साथ खड़ी हुई है, और वज़ीर आज़म के बयानिए के साथ खड़ी हुई हैं कि पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाएंगे। वो जगह बनाएंगे पाकिस्तान को कि जहाँ पे गरीबों की मदद की जा सके, वो जगह बनाएंगे कि जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो, वो जगह बनाएंगे कि जहाँ पे बेरोज़गारी का बिल्कुल ख़ात्मा हो जाए। हाँ, वक्त ज़रूर लगेगा, कोशिशें ज़रूर हो रही हैं। कहा जाता था कुछ टाइम पहले कि महंगाई हो गई, आज महंगाई की बातें फिर ख़त्म हो गई ना। आज आपके मुल्क के अंदर महंगाई आहिस्ते आहिस्ते नीचे की तरफ आ रही है। आपके मुल्क में डॉलर नीचे की तरफ जा रहा है। वो हमारे महमूद मौलवी साहब बैठे हैं, वो बता रहे थे अंदरून सिंध वो गए कल, अंदरून सिंध के अंदर आटा महंगा और कराची में सस्ता है। ये हाल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। अगर आज सब्जियां महंगी हैं या दालें महंगी हैं या मुर्गी गोश्त महंगा है, याद रखें उसकी ज़िम्मेदार वफाकी हुकूमत नहीं है, उसकी ज़िम्मेदार या तो पंजाब हुकूमत होगी या KP होगी या सिंध हुकूमत होगी, क्योंकि सूबे के अंदर इन चीज़ों के रेट कंट्रोल करना कमिश्नर्स की ज़िम्मेदारी है, डिप्टी कमिश्नर्स की ज़िम्मेदारी है। लेकिन पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें कंट्रोल्ड हैं, KP में भी कंट्रोल्ड हैं। अगर कोई सूबा है
पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पीछे की तरफ जा रहा है, जो आसार कदीमा की तरफ जाता जा रहा है, वो सूबा सिंध है। हर क़यामत सूबे सिंध के अंदर आती है। एक दफ़ा अल्लाह जाने वापस ऐसी क्या क़यामत आ गई है। पूरे सूबे के अंदर हम देख रहे हैं कुत्ते के काटने के केसेस वापस हो गए हैं, हस्पतालों में जा रहे हैं। आज भी मौलाना फजल रहमान साहब और बीबी मरियम नानी अम्मा यहाँ पर सूबे सिंध के अंदर कुत्ते के काटने की दवाइयाँ मौजूद नहीं हैं। ज़रा अपने बिलावल से पूछे तो सही कि जब वो आपके साथ बैठेगा जलसे में, तो क्या वजूहात हैं कि सूबे सिंध के हालात इतने बेहतर ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। क्या वजह है कि सूबे सिंध से बलूचिस्तान आगे निकला जा रहा है। क्या वजह है कि सूबे सिंध से केपी आगे निकलता जा रहा है। क्या वजह है पंजाब में तरक्की हो रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं सूबे सिंध की, तो सूबा सिंध जो है वो आपको पीछे से पीछे तर जाता जा रहा है। मैं आपसे एक दफ़ा वापस जिक्र करूँगा आखिर के अंदर जो सबसे बड़ा मामला हमारा यहाँ पर इस वक्त चल रहा है। पहला मामला कोविड का, जो मैंने आपको बता दिया है कि इनकी जितनी ख्वाहिश है ये अपनी ख्वाहिश कर लें, जलसे कर लें, जलूस कर लें, लेकिन अगर इस मुल्क के अंदर वापस अगर कोरोना फैलेगा, कोरोना के केसेस बढ़ेंगे, तो उसके ज़िम्मेदार मौलाना फजल रहमान होंगे, उसकी ज़िम्मेदार मरियम बीबी आप होंगी, और उसके साथ साथ बिलावल आप इसके ज़िम्मेदार होंगे। लोग मरेंगे, लोगों को अगर वेंटिलेटर्स नहीं मिलेंगे, अगर लोगों को वो दवाइयाँ पूरी ना की जा सकेंगी, या यहाँ पर हादसात होंगे कोविड के, तो उसकी ज़िम्मेदार ये सबसे बड़ी 3 सियासी जमातें होंगी, और उनके साथ साथ जो उनके चमचे हैं, जो चमचे उनके साथ स्टेज पे बैठे हुए होंगे, वो सब जिम्मेदार होंगे। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा अहम मामला है सूबे सिंध का करप्शन का, वो रुक के नहीं दे रहा है। मैं तो ज़ाती तौर पे ख़ुद नैब की परफॉर्मेंस से जो है बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ। मैं तो ख़ुद ज़ाती तौर पर इस वक्त देखा जाए सूबे सिंध के अंदर FIA की परफॉर्मेंस से भी मुतमईन नहीं हूँ। हम ये देख रहे हैं कि जो लेटेस्ट केस हमारे सामने आया है, जिसमें 4 अरब 48 करोड़ रुपए की RBOD के जो सेवन से समंदर तक से सेम नाले की जो कंस्ट्रक्शन थी, 4 अरब 48 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसका जवाब बिलावल ज़रूर दें कि वो आवाम का पैसा सेम नाले के ऊपर RBOD के ऊपर जो लगा है, वो कैसे ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया जो कि रजिस्टर्ड कंपनी नहीं थी, जो टेंडरिंग प्रोसेस के अंदर नहीं थी, उसको किस तरीके से टेंडर मिल गया। फेक अकाउंट्स के ज़रिए, इन्हीं कंपनीज के ज़रिए जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है, और इसी तरीके से फेक एक्सपेंडिचर जो हैं वो दिखाए जाते हैं। हम अपने इन तमाम इश्यूज़ को जो हमारे सूबे सिंध के हैं, जो हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर देख रहे हैं, उनको हाईलाइट करते रहेंगे। और एक और कारनामा भी नया पीपल्स पार्टी का वो ये है कि इस साल जो आपका हुकूमत का जो साल है, जो 2000 जून के बाद जो साल स्टार्ट हुआ, इस साल सिंध असम्बली के इजलास जो हैं वो सिर्फ 4 दिन इजलास हुए हैं। 4 दिन सिंध असम्बली के इजलास हुए हैं। अब ये इजलास कॉल ही नहीं कर रहे हैं। इनकी हालत ऐसी हुई है, ये कहते हैं कि अगर इजलास कॉल करेंगे तो इनको अपने तमाम केसेस के जवाब देने पड़ेंगे। इन तमाम इश्यूज़ को जो है जब सवालात अपोजिशन से किए जाएंगे तो उसके ऊपर क्या जवाब दिए जाएंगे। जो करप्शन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उस पर जवाब देने पड़ेंगे। तो इन तमाम नालायकियों की वजह से सूबे सिंध की हुकूमत जो है वो अब सिंध असम्बली के इजलास कॉल नहीं कर रही है। सो वंस अगेन मैं आखिर में एक दफ़ा फिर ये डिमांड करूँगा KP हुकूमत से, मैं KP हुकूमत से डिमांड करूँगा कि लोगों की जानो माल की हिफाजत करना वो KP हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, इनके ख़िलाफ़ केसेस होने चाहिए। ये अदालती अहकामात की भी इन्होंने धज्जियाँ उड़ाई हैं, अदालती अहकामात की भी धज्जियाँ उड़ाई हैं, जिसमें अदालत ने अहकामात दिए थे कि इस तरह के अब जलसे जलूस नहीं होने चाहिए। तो इसको भी चीफ जस्टिस साहब से मेरी गुजारिश है कि इसको भी देखा जाए। मैं एक बात कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज हमारे सियासी काफ़िले में कराची की जमात से वाबस्ता अहम ज़िम्मेदार लोगों ने शमूलियत की है। मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। आरिफ भट्टी साहब साबिक MP है, रज़िया अहमद साहब साबिक UC चेयरमैन, इफ्तिखार ज़ैदी साहब साबिक काउंसलर, और बहुत सारे साथियों ने ज्वाइनिंग की है। ये इमरान खान की मकबूलियत ही है, उनकी वलवला अंगेज़ क़यादत ही है कि आज इमरान खान के काफ़िले में हर सियासी जमात, हर मकतबा फ़िक्र, हर बरादरी से लोग शामिल हो रहे हैं। ये इमरान खान की मकबूलियत कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक है
कि जो नताइज गिलगित बल्तिस्तान के आए हैं वो वहाँ की आवाम ने सिर्फ ये सोच कर दिया कि यही वो वाहिद हुकूमत है जो पाकिस्तान का और गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की व तामीर में अहम किरदार अदा कर सकती है। बिलावल की नाकामी की दो वजूहत हैं गिलगित बल्तिस्तान में कि जब उन्होंने अपनी कैंपेन में ये नारा लगाया कि हम गिलगित बल्तिस्तान जीत कर इस्लामाबाद का रुख करेंगे और वो इस्लामाबाद को फतह करेंगे, तो लोगों ने ये सोच कर साथ नहीं दिया कि जो हुकूमत इस मुल्क को दुरुस्त सिम में ले जा रही है, अगर ये शख्स उस हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद जाएगा तो हम किसी ऐसे शख्स का साथ नहीं देंगे। बिलावल का दूसरा धचका जब उसने कहा कि मैं गिलगित बल्तिस्तान को सिंध जैसा बना दूंगा, तो लोगों ने अपने कान पकड़े कि अगर तुमने सिंध जैसा बनाना है गिलगित बल्तिस्तान को तो तुम वहीं खुश रहो, हम इमरान खान के साथ जा रहे हैं। तो इमरान खान की कामयाबी उसकी वलवल अंगेज़ क़यादत की वजह से इस मुश्किल हालात में भी आज पाकिस्तान की इकॉनमी जिस तेज़ी से तरक्की कर रही है, जिस तेज़ी से रोज़गार के मौके आ रहे हैं, बिजनेस इंडस्ट्रीज़, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ को जितने बड़े पैकेजेस दिए गए, पूरी दुनिया में किसी मुल्क में इतने बड़े पैकेजेस नहीं दिए गए तरक्की के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान जितनी तेज़ी से दुरुस्त सिम में जा रहा है, हमारे सियासी मुखालफिन इन अपोजिशन की चीखों से अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई इमरान खान दुरुस्त सिम में जा रहा है। तो आज मैं और लोगों को ये दावत देता हूँ कि आएँ और इमरान खान के इस काफ़िले में शरीक हो, दुरुस्त सिम पर ले जाने वाले रास्ते पर शामिल हों, ताकि वो अपने बच्चों से कह सकें कि हमने इस मुल्क को तरक्की होते हुए जब पाकिस्तान की तरक्की हो रही थी इमरान खान के हाथों, तो हम भी उस काफ़िले में शामिल थे। शुक्रिया। ये बताइए, सवाल आपसे ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो गिलगित बल्तिस्तान में कहा था कि जिस तरह से हमने सिंध को बनाया है, हम गिलगित बल्तिस्तान को भी उसी तरह से बनाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि उनका ये जो जुमला था उससे उनकी वहाँ पर हार हुई है, लोग समझ गए हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, तो वही हाल जो गिलगित बल्तिस्तान का करेंगे? देखिए सर, असल में मैं ये समझता हूँ कि जितना सूबे सिंध का हाल, आपने सवाल बिल्कुल मुनासिब किया है कि लोग इस बयानिए से और इस स्टेटमेंट से ही बिलावल के जो है ना हाथ पैर काम गए थे। जब गिलगित के लोगों ने ये बात सुनी, बिलावल ने कहा कि मैं गिलगित बल्तिस्तान को सिंध में तब्दील कर दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गिलगिती बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है जो सूबे सिंध के अंदर रोज़गार के लिए भी आते हैं और तालीम हासिल करने के लिए भी आते हैं। तो जितना सूबे सिंध का हाल गिलगित के लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, मैं समझता हूँ कि शायद पंजाब और केपी और बलूचिस्तान के लोगों को भी इतना अंदाज़ा नहीं होगा। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि गिलगित के लोगों ने जब ये सुना कि बिलावल ने कहा कि मैं गिलगित को सिंध में तब्दील कर दूंगा, तो लोगों के तो हाथ पैर कांपना शुरू हो गए। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि गिलगित के अंदर आवाम को पीने का पानी मिलना बंद हो जाएगा, आवाम को गिलगित के अंदर सफाई सुथराई का निज़ाम बंद हो जाएगा। ये मतलब था बिलावल का। तालीम बच्चों को वहाँ पर नहीं मिलेगी, करप्शन वहाँ पे बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, टूटी फूटी सड़कें होंगी। तो ये हशर तो इनका होना था ना। जो कुछ गिलगित के लोगों ने देखा कि किस तरीके से मरियम के डैडी ने और बिलावल के डैडी ने जो इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, किस तरह मुल्क में तबाही की है, किस तरीके से इनकी मुल्क को चलाने का निज़ाम इनका सिलसिला चलता रहा है, तो गिलगित के लोगों ने तो रिफ्यूज़ करना ही करना था इनको किसी भी हाल में। लेकिन जो हाल नानी अम्मा का हुआ है ना गिलगित के अंदर, ये तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख कभी नहीं बोलेगी कि किस तरीके से लोगों ने उनको मुस्तरद किया है और किस तरीके से उनको जो है रिजेक्ट किया है गिलगित के अंदर। आपने कहा कि नैब पे, नैब की तहकीकात पे और एफआईए पे आपको इत्मीनान नहीं है, तो विफाकी इदारों की आप बात कर रहे हैं, एफआईए के बारे में तो वज़ीर आज़म खुद कहते हैं वो खुद लुक आफ्टर कर रहे हैं, इसका मतलब है आप वज़ीर आज़म। नहीं सर, मैं अपनी बात आपसे वापस कहूँगा कि मैं, अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं ज़ाती तौर पे फिर मैं आपसे कहूँगा कि मैं नैब की परफॉर्मेंस के ऊपर सूबे सिंध के अंदर मुतमईन नहीं हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि सूबे सिंध के अंदर जिस तरह धन धनाते घूम रहे हैं लूटने वाले। आप देखें ना कि हमने सियासतदानों के ऊपर तो बिल्कुल उनको हाईलाइट किया केसेस पे। इनके फ्रंट मैन का क्या होगा? इनके वो फ्रंट मैन जो कि बड़े बड़े फार्म हाउस बना के बैठे हुए, जो दुनिया में प्रॉपर्टीज़ बना के बैठे हुए, जो यहाँ से लूटते हैं और यहाँ से लूटते हैं कि बाहर मुल्कों में जाके अपनी नेशनैलिटीज़ ले लेते हैं, उनका क्या होगा? तो नैब की परफॉर्मेंस सूबे सिंध के अंदर मैं बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ ज़ाती तौर पे। मैं समझता हूँ कि नैब को बहुत ज़्यादा और काम करने की ज़रूरत है। सूबे सिंध के अंदर जितनी लूटमार सूबे सिंध के अंदर हुई है वो कोई पंजाब से कम नहीं है। और अगर कंपटीशन जरदारी और नवाज शरीफ का कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आई एम श्योर कि जीत के अंदर तो जरदारी आगे होगा। और सूबे सिंध की अगर तबाही देखी जाए तो वो भी मेरे ख्याल से। ये बताइए कि कराची में स्पॉट लॉकडाउन और माइक्रो लॉकडाउन लगा दिया गया, वालिदैन परेशान है, स्कूल बच्चों को भेजे, स्कूल भेजते हैं तो
रोजाना बच्चे एक क्लास से 5-5 बच्चों को टेम्परेचर होकर वापस आ रहे हैं, तो इस पर सियासत क्यों हो रही है? या तो बिल्कुल लॉकडाउन लगा दिया, स्कूल बंद कर दे, क्यों बच्चों को? नहीं चांद भाई, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। देखिए ना, हमारा ये कहना है कि एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के अंदर लॉकडाउन लगाने की बातें कर रही है, बल्कि 4 जिलों में लगा भी दिया है। दूसरी तरफ PMLN जो है, जिनकी हुकूमत कश्मीर में है, उन्होंने वहाँ पर लॉकडाउन लगाया हुआ है। लेकिन तीसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ये दोनों 2 नंबर सियासी जमातें जो हैं वो पेशावर के अंदर जलसा करना चाहती हैं। तो ये तो दौरा मेयार हो गया ना इनका कि कोरोना, इसका मतलब ये है कि कश्मीर में कोरोना है, कराची में कोरोना है और पेशावर में कोरोना नहीं है। हालांकि मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया कि पॉजिटिविटी रेट जो कोरोना का इस वक्त पेशावर के अंदर है वो 13.39% है। 202 पेशेंट्स ऐसे हैं कि जो सब क्रिटिकल कंडीशन के अंदर हैं। और हम मत भूलें कि जब ऐसे हालात कोविड के हुए थे, बहुत बढ़ गए थे, तो हमारे पास तो वेंटिलेटर्स भी पूरे नहीं हो पा रहे थे, हॉस्पिटल्स के अंदर उतनी जगहें भी हमारे पास मौजूद नहीं थी। सो अल्लाह ना करे कि इनके जो PDM की 13 जमातों के जो लीडरान हैं, इनको खुदा ना खास्ता खुद को कोरोना ना हो जाए। तो ये इंतज़ार इसीलिए कर रहे हैं कि इनको कोरोना हो जाए। ये फिर इस बात का एहसास करेंगे तो मेरे ख्याल से फिर बहुत ही अफसोसनाक बात है ये। आपने बहुत सी बात की, आप दौरे मेयार की बात कर रहे थे। जब तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ रही थी कराची में, तो उस वक्त उन्होंने उनकी हरीफ पार्टी थी उसको दहशतगर्द करार दिया। जी बिल्कुल, आज भी कह रहे हैं। तो फिर आप उन्हीं पार्टी के लोगों को आपके साथ में बिठाया हुआ है, आज वो दहशतगर्द थे, आज वो आपकी हरीफ। आज भी दहशतगर्द है जनाब। MQM लंदन जो है वो आज भी दहशतगर्द सियासी जमात है जो पाकिस्तान के खिलाफ है, जिसका बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ है। हम तो उस बात से आज भी नहीं हटे। हमने कब कहा है कि वो नहीं है। जो दहशतगर्दों के साथ खड़े होंगे, जो दहशतगर्दी करेंगे, जो मुल्क को नुकसान पहुँचाएंगे, जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़ाहिर उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन देखें, हर घर में भी हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं। और हमारी ये कोशिशें हैं कि जिस सियासी जमात के अंदर अगर अच्छे लोग कहीं पे मौजूद हैं, हम उनको वेलकम कर रहे हैं यहाँ पर कि आएँ, तहरीक इंसाफ की इस मिशन में हमारा हिस्सा बने, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। अच्छा, सवाल ये है कि कल भी वफाकी काबीना की तरफ से ये बात आई है, वज़ीर आज़म की तरफ से ये चीज़ें हो रही हैं कि स्टील मिल जो है वहाँ लोगों को कम किया जा रहा है, PIA से किया जा रहा है, रेलवे से किया जा रहा है। आपकी पार्टी ने तो लोगों को रोजगार देने का वादा किया है कि हम लोगों को रोजगार देंगे। तो इस पॉलिसी को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी है कि पहली दफ़ा आपने देखा कि 5 साल के अंदर स्टील मिल के हज़ारों ऐसे पेंशनर्स थे जिनको मुझे वो रकम सा याद नहीं आ रहा, अमाउंट कितना है, कितने अरब रुपए उनको रिलीज़ किए गए हैं। मौलवी साहब, हाँ, पेंशन जो है उन तमाम हज़ारों की तादाद में लोग थे जिनको पेंशन रिलीज़ कर दी गई है। और देखें कि मकसद क्या वज़ीर आज़म का। वज़ीर आज़म साहब की पॉलिसी ये है कि मुल्क के अंदर आपने रोज़गार पैदा करना है, मुल्क के अंदर आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लेकर आनी है, मुल्क के अंदर ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आनी है जिसके ज़रिए आवाम को रोज़गार मिल सके। हमारी पॉलिसी वो पॉलिसी नहीं है कि हमने सरकारी नौकरियाँ इसे बांटनी है। बाकी जमातों को तो यही रहा है ना कि भरते रहें, PIA के अंदर भर रहे हैं तो भरते जाएँ, स्टील मिल में भर रहे हैं तो भरते जाएँ, ज़रूरत से ज़्यादा भरते जाएँ। हम वही नौकरियाँ आपको प्राइवेट इदारों के अंदर देंगे। आप देखिए कितना बड़ा जो है कंस्ट्रक्शन का पैकेज वज़ीर आज़म साहब ने दिया है। मौलवी साहब बता रहे हैं कि फैसलाबाद के अंदर आपको लेबर की शॉर्टेज हो गई है, लेबर नहीं मिल रही है फैसलाबाद में, कराची में भी वो दिन आने वाले हैं। बता दीजिएगा 3 माह होने को आ रहे हैं, सिंध हुकूमत की कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पे कारकर्दगी कैसी है अब तक? आप मुतमईन हैं क्या कहेंगे? क्योंकि असद उमर ने कहा था कि अगले हफ्ते हम वज़ीर आज़म को ब्रीफ करेंगे जो वफाकी इदारों की वफाकी मंसूबों का कारकर्दगी। नहीं, देखिए, मैं आपसे ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब वज़ीर आज़म साहब कराची आए थे तो उन्होंने अपने सीधे हाथ पे वज़ीर आला को बिठाया था। एक्सक्यूज़ मी, उन्होंने अपने सीधे हाथ पे वज़ीर आला को बिठाया, अपने साथ गवर्नर सिंह को बिठाया और उन्होंने ये बात कही, ये बात उन्होंने रिपीट करी कि हम मिलकर कराची के मसाइल को हल करेंगे और ये पैकेज जो है वो मिलकर काम किया जाएगा। 1100 अरब रुपए का जो कराची का पैकेज था उसमें कुछ जिम्मेदारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की है, जिसमें एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी KCR को मुकम्मल करना, दूसरी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की कि K4 जो कराची के पानी का मसला है उसका मुकम्मल हमने करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और जो तीसरी जिम्मेदारी हमारी है कि ये जो आपके स्टॉर्म ड्रेन से कि जब बारिशें होती थी इनको मुकम्मल तौर पर ठीक करना। लेकिन इसके साथ कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसी थी कि जो अटैच्ड हैं सिंध हुकूमत की, जो कि सिंध हुकूमत ने कहा कि हम खुद करेंगे, जैसे कि जो इंक्रोचमेंट है वहाँ से हटाना वो जिम्मेदारी उनकी है,
KCR जैसे बन रहा है तो उसके ऊपर जो ब्रिज अंडरपास बनने हैं वो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन देखिए मसला ये है कि सिंध हुकूमत ने कसम खाई है कि वो काम नहीं करेंगे, किसी भी हाल में काम नहीं करेंगे। हमने तो देखें एक मौका इनको और दिया, एक मौका हमने और इनको दिया कि चलें एक दफ़ा इनके साथ फिर बैठ जाते हैं और वापस इनको एक चॉइस देते हैं कि सुबह सिंध के अवाम के मसाइल हल करेंगे। जब वज़ीर आज़म साहब आए, एक अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद आपने देखा कि एक तमाशा लग गया। एक एडवाइज़र उनके आए और एडवाइज़र आके कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब आप क्या करेंगे, इसमें से 700 अरब रुपए तो हम खर्च कर रहे हैं। तो वो 700 अरब रुपए में मीडिया से गुजारिश करूँगा कि वज़ीर आला साहब अल्लाह उनको सेहतियाबी अता फरमाए, ठीक हो जाएं, तो उनसे सवाल तो करें कि आपके एडवाइज़र ने कहा था कि 700 अरब रुपए हम खर्च करेंगे, वो 700 अरब रुपए क्या पीपल्स पार्टी खा गई? क्या वो 700 अरब रुपए करप्शन के नज़र हो गई? वो पैसा कहाँ गया जो कि पीपल्स पार्टी ने कहा था कि वो 700 अरब रुपए हम कराची में लगाएंगे? देखें, मैं आपसे ये बड़े साफ अल्फाज में कह दूँ, मेरा सियासत में छोटा सा तजुर्बा है, वो ये कहता है कि पीपल्स पार्टी ने कसम खाई है कि उसने काम नहीं करना है। आप कुछ भी कर लें, पीपल्स पार्टी ने कसम खाई है कि उसने सूबे के अंदर कोई बेहतरी नहीं लेकर आनी है। आज क्या वजह है कि दुनिया की अखबारात लिख रही हैं कि सूबा सिंध जो है वो पूरी दुनिया में सबसे पीछे जाता जा रहा है। आज क्या वजह है कि बड़ी बड़ी अखबारात सर ये लिख रही हैं कि कराची शहर का जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है वो दुनिया में सबसे तबाहल निज़ाम है। आज क्यों दुनिया के अंदर ये लिखा जा रहा है कि सफाई सुथराई का निज़ाम, सैनिटेशन का निज़ाम, पाकिस्तान में एक शहर है जिसका नाम कराची है जो सबसे तबाहल वहाँ का हाल है। तो ये हालात रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं, इनके साथ साथ इनसे पिछले जो लोग आए थे उन्होंने भी यही हाल किया। वो कराची के फॉर्मर मेयर हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर अपनी तारीफ़ें ऐसी कर रहे होते हैं कि जैसे उन्होंने कराची के अंदर पता नहीं दूध की नहरें बहा दी थी। उनके तो केसेस खुल गए चाइना कटिंग के। वो अपने केसेस के जवाब दें, जो बड़े बड़े जलसे जुलूस जो करने की कोशिशें कर रहे हैं उसके अंदर वो मेयर साहब बताएं कि आपके ऊपर जो नैब के केस चल रहा है, जिसके अंदर आपने अलॉटमेंट की है ज़मीन की गैर कानूनी, जिसके अंदर आपने टीका लगाया है पाकिस्तान की कौम को इतना बड़ा, उसके बारे में तो बताएं। आप यही बताते रहते हैं कि आपके दौर में क्या बना क्या नहीं बना। आपने कौन सी इधर दूध की नहरें बहा दी थी? आपके दौर में कराची के अंदर जितनी लूटमार और जितनी यहाँ पे कत्लो गारत हुई है, क्या हम भूल गए हैं क्या? जी सर, जमहूरी जमात है यहाँ पे। हमारी जमात के अंदर हमारे वर्कर्स को ये इजाज़त है कि ये इंसाफ हाउस है, यहाँ पर आएँ, उनको अगर कोई एतराज़ात हो तो ज़रूर वो करें, कोई इशू नहीं, हम फेस करते हैं।